लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में देख रहे थे और सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में हम लोग जनरली हम लोग ना क्या कहते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखा था कि सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं एंड एंड वी हैव सीन दैट जो इसका क्या कहते हैं मेमोरी एलिमेंट जो होता है दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और ब्लॉक ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट, जहां पर हमारी स्टेट्स जो होती हैं, वो स्टोर रहती हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट को जनरली जो उसका आउटपुट होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक तो इनपुट्स पर और एक द प्रेजेंट इनपुट्स को, जो भी फीचर वैल्यूज आप निकालेंगे उसका प्रेजेंट स्टेट मतलब कि प्रेजेंट इसके आउटपुट क्या है, या अगर मैं प्रेजेंट आउटपुट निकालना चाहता हूँ तो पास्ट आउटपुट्स की वैल्यू क्या है उसको देखकर वो कॉम्बिनेशन सर्किट को यूज करके उसके आउटपुट को निकालेगा। वी हैव सीन दैट लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये सारी चीजें देखा था। तो जो मेमोरी एलिमेंट है, उस मेमोरी एलिमेंट को अब आने वाले 3 से 4 क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। उस मेमोरी एलिमेंट का जो सबसे जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किस तरीके से बातें होती हैं, कि वो वी विल सी एवरीथिंग। तो फ्लिप फ्लॉप इज ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, इट इज ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट। इट कैन maintain a binary state indefinitely का मतलब क्या सर, जिंदगी भर? नो, as long as power is delivered to circuit, ठीक है, until directed yn input signal to switch states। अब ये सारी बात मतलब समझाऊंगा क्या है to switch states, hence it is called as bistable multi vibrator circuit। सर मेमोरी एलिमेंट का काम क्या होता है? मेमोरी एलिमेंट का जो काम होगा जनरली वो क्या काम होगा? मेमोरी एलिमेंट सर कोई भी एक बाइनरी स्टेट है, उसको क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखेगा इंडेफिनेटली, है ना। मतलब कि सर इंडेफिनेटली सर उसको स्टोर करके रखेगा। मेमोरी एलिमेंट का मतलब यही तो है, हमारे दिमाग में अगर कोई एक मेमोरी है वो इंडेफिनेटली समय तक स्टोर रहे। सो दिस इज अ वर्क ऑफ मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज अ वर्क ऑफ जनरली मेमोरी एलिमेंट। और लेकिन इनडेफिनेटली का मतलब ये कतई नहीं है कि सर जिंदगी भर सर ये उसके अंदर रहेगा। जब तक आप उस डिवाइस को, जो सिक्वेंशियल सर्किट है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, उनको आप पावर डिलीवर करते रहेंगे, तब तक वो बाइनरी स्टेट उनके अंदर स्टोर रहेगी। ठीक है, तो और इसको इसी को अब ये तुम जानते हो ध्यान से कि सर मेमोरी एलिमेंट, अगर मैं सिक्वेंशियल सर्किट, अगर मैं एक डिजिटल सर्किट्स के बारे में बात करूं, तो डिजिटली तो दो ही तरह की वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये बाइनरी वैल्यूज को स्टोर कराएगा, बाइनरीज वैल्यूज स्टोर होंगी। और तुम जानते हो कि सर एक मेमोरी एलिमेंट के आउटपुट को हम लोग क्या बोलते थे? स्टेट्स। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड एज बाइनरी स्टेट इंडेफिनेटली। द बाइनरी जो वैल्यूज हैं वो इंडेफिनेटली समय तक स्टोर रहेंगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के अंदर जनरली क्या है कि कोई भी दो वैल्यू 0 या 1 वो इंडेफिनेटली समय तक स्टोर हो सकती हैं, और उनके स्टोर के साथ में हम इनको इंडेफिनेटली कर सकते हैं, मतलब कि जब तक हम पावर डिलीवर करते रहें। एंड इट इज कॉल्ड एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल, अब ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है, ये तो अभी तुमको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट मैं ये बता देता हूँ कि बाइस्टेबल का मतलब क्या है। मतलब ये कि अगर मैं अपने फ्लिप फ्लॉप को या मेमोरी एलिमेंट को नहीं छेड़ूंगा और उसके अंदर अगर 0 स्टोर है तो वो 0 स्टोर ही रहेगा लंबे समय तक। अगर उसके अंदर 1 स्टोर है तो वो बहुत लंबे समय तक 1 स्टोर रहेगा। तो यहाँ कितनी स्टेट्स हैं? एक तो 0 स्टेट है और एक 1 स्टेट है, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब ये मल्टी वाइब्रेटर क्या है, थोड़ा बेटा इंतजार करना पड़ेगा आपको अपनी ईडीसी और ईएमआई में। थोड़ा जब आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस कॉल्ड एज मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स।
बट ये बाई स्टेबल का मतलब क्या है कि इसके पास दो स्टेबल स्टेट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। ठीक है, दिस इज क्लियर। ठीक, तो अब सर ये वैल्यूज चेंज कैसे होंगी? तो आपको ध्यान हो सिक्वेंशियल सर्किट का हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरीके का था। दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, दिस इज मेमोरी एलिमेंट, ठीक है, और दिस इज माय आउटपुट। ये मेरे जनरली इसका आउटपुट है जिसको मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेट, इसको मैं बोलूंगा प्रीवियस स्टेट, और यही वैल्यू जाके स्टोर, ये जाके इनपुट करेगी, ठीक है, कहाँ जाके फीडबैक हो रही है? कॉम्बिनेशन सर्किट में हो रही है। तो मेमोरी एलिमेंट का जो नेक्स्ट स्टेट है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पर बेसिकली सर इसकी क्या वैल्यूज, यहाँ पर इसके लिए क्या वैल्यूज आएंगे, और इसकी ये जो स्टेट है ये किस चीजों पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी, यहाँ मैंने गलत बना दी, दिस इज नॉट प्रीवियस स्टेट। सर यहाँ पर सर बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट का ये जो आउटपुट होगा ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, और एक इसकी जो स्टेट आ रही है, स्टेट जो फीडबैक हो रही है कॉम्बिनेशन सर्किट पर, उन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब ये सारी चीजें क्लियर आएंगी। मतलब ये कि मेमोरी एलिमेंट के जो आउटपुट है जिसको मैं स्टेट बोल रहा हूँ, उसको चेंज करने के दो तरीके हैं, कि या तो इसका इनपुट चेंज हो, या फिर इसकी जो फीडबैक आ रहा है स्टेट का, उन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान हो मैंने बोला था कि नेक्स्ट स्टेट of memory element is a function of external input और प्रेजेंट स्टेट। अभी सर ये प्रेजेंट स्टेट, सर ये नेक्स्ट स्टेट, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, अब मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, डोंट वरी बेटा, थोड़ा वेट करो, सब चीजें समझ में भी आपको आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स, एक एक्सटर्नल इनपुट और एक प्रेजेंट स्टेट। चलिए आगे की बात, ए फ्लिप फ्लॉप is used to store 1 bit। ये 1 बिट को ही स्टोर करने के लिए यूज होता है। मैं ये कहूँ सिर्फ मेरी मेमोरी क्या फ्लिप फ्लॉप से बनी है बेटा? यस, सॉर्ट ऑफ सो मेनी फ्लिप फ्लॉप्स, बट फ्लिप फ्लॉप अगर एक डिवाइस है उसके अंदर सिर्फ एक ही बिट स्टोर हो सकती है। या तो आप 0 को स्टोर करा लो या 1 को स्टोर करा लो। मैं कहूँ सर 0 0 स्टोर करा सकता हूँ या 1 0 स्टोर करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप एक बार में एक ही बिट को स्टोर कराएंगे। ईच फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट्स। इन्हीं आउटपुट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट। वन इन नॉर्मल फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में भी रहता है और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में भी रहता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Q एंड QR। मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप के पास है 2 आउटपुट होंगे, मतलब जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं। वो Q में भी मिलेगा, वो अपने दोनों फॉर्म में मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में भी मिलेगा, नॉर्मल फॉर्म में भी मिलेगा। तो आपको जैसे आगे वाले सर्किट में जिस चीज का आपको यूज करना है उस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा फ्लिप फ्लॉप। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कि हम कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ने वाले हैं। जनरली हम जो फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ने वाले हैं SR फ्लिप फ्लॉप, एक हम पढ़ने वाले हैं JK फ्लिप फ्लॉप, एक हम पढ़ने वाले हैं D फ्लिप फ्लॉप, और एक हम फाइनली पढ़ने वाले हैं T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लैच। अभी सब बेटा बेसिक चल रहा है, एक एक टर्म का मतलब समझ से चलो। लैच और फ्लिप फ्लॉप, आपको ध्यान हो
कि मैंने आपको सिक्वेंशियल सर्किट की क्लासिफिकेशन बताया था और मैंने आपसे ये कहा था कि सिक्वेंशियल सर्किट दो तरह के होते हैं। एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट और एक होता है एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। मैंने उसमें क्या कहा था? सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनके अंदर एक एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दी जाती है, उसी जब वो क्लॉक पल्स की वैल्यू चेंज होगी तभी मेरे सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट चेंज होगा। मैंने एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के लिए क्या कहा था कि एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनके आउटपुट की वैल्यू या जिनकी स्टेट्स कभी भी चेंज हो सकती है जब आप इनपुट कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे। ये सभी को याद है या नहीं है? दिस थिंग इज क्लियर? ये बात सभी को याद है कि नहीं है? मैंने ये जो क्लासिफिकेशन बताया था याद है सर। ठीक ठीक। अब बात होती है लैच और फ्लिप फ्लॉप के बारे में। मैं बकायदा पूरा आपको इसका डिफरेंशिएट भी कराऊंगा कि व्हाट इज लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। अभी आप ये मान के चलो व्हाट इज लैच। एक फ्लिप फ्लॉप without a external clock signal is called as flip flop, sorry is called as latch। कि कोई भी एक सर्किट जो कि फ्लिप फ्लॉप जैसा काम करता है बट उसके अंदर अगर एक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल नहीं है तो उसको हम लैच कहेंगे। तो लैच से सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट या फिर एक एसिंक्रोनस, इट इज ए एसिंक्रोनस। यहां पर हम क्लॉक पल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी क्लॉक पल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बिना क्लॉक के हम एक वैल्यू को या एक बिट को स्टोर कराएंगे तो उस सर्किट को हम कहते हैं लैच। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो जनरली एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए मैं आपको एक लैच सर्किट समझाऊंगा, व्हाट इज लैच सर्किट। और जैसे ही हमको लैच समझ में आ जाएगा हम तुरंत मूव कर जाएंगे फ्लिप फ्लॉप में। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एसआर लैच का डायग्राम बनाइए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक खत्म होगा मैं आपको तुरंत आपको मैं जब एंड होगा तो मैं आपको लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंशिएशन बता दूंगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो मैं 3-4 बुक का कंपाइल करके जो डेफिनेशन जो एक डिफरेंशिएशन बनता है 4-5 पॉइंट में आपको वो 4-5 पॉइंट दिखा दूंगा। एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप जाके उस चीज को लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किट देखेंगे एसआर लैच का। ठीक है, और ये सर्किट दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो यूजिंग नॉर गेट बनाया जा सकता है और एक यूजिंग नैंड गेट बनाया जा सकता है। सारे फ्लिप फ्लॉप के सर्किट्स हम दो तरीके से बना सकते हैं। वी आल्सो हैव सीन दैट द नॉर एंड नैंड गेट आर यूनिवर्सल गेट। तो कोई भी लॉजिक आप नॉर एंड नैंड गेट से बना सकते हैं। तो हम हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम दो बेसिकली हम लोग सर्किट लॉजिक सर्किट से देखेंगे, एक नॉर गेट से देखेंगे और एक नैंड गेट से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं यूजिंग नॉर गेट। यहां पर दो नॉर गेट यूज होंगे। दिस इज फर्स्ट नॉर गेट, this is second NOR gate. This is our external input R, this is our external input S। मैंने बोला था कि हर एक फ्लिप फ्लॉप या लैच के पास में दो आउटपुट होते हैं और आउटपुट उनके दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक नॉर्मल फॉर्म में। दिस इज Q, दिस इज कॉल्ड एज QR। इसका फीडबैक जाएगा इसमें, इसका फीडबैक जाएगा इसमें। बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि सर मेमोरी सिक्वेंशियल सर्किट में आपने देखा था कि सर सिक्वेंशियल सर्किट का जो नेक्स्ट स्टेट है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट, मतलब कि प्रेजेंट आउटपुट जो है उसके ऊपर। तो देखो, तो बेसिकली दिस इज क्यूआर इज आल्सो आउटपुट। तो इसका फीडबैक मैंने डाला है इसमें, इसका फीडबैक मैंने डाला है इसमें। इस ज्योमेट्री को, ये जो ज्योमेट्री आपको सामने दिखाई दे रही है, दिस ज्योमेट्री is called as cross coupled circuit या cross coupled connection।
दुनिया में जहां भी अगर आप स्टैटिक मेमोरी बनाना चाहते हैं, बट देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरीज, द फर्स्ट वन इज डायनेमिक मेमोरी एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक मेमोरी। तो दुनिया में जहां भी आप स्टैटिक मेमोरी को डिजाइन करना चाहेंगे, चाहे वो आप जनरली फ्लिप फ्लॉप्स के फॉर्म में करना चाहें, काउंटर्स के फॉर्म में करना चाहें, रजिस्टर्स के फॉर्म में करना चाहें, चाहे एसआरएम डिजाइन करना चाहें, आपको ये क्रॉस कपल्ड कनेक्शन जरूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं नॉर गेट से कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं मैं नैंड गेट से करूँ, कहीं मैं मॉसफेट की मदद से करूँ, बट क्रॉस कपल्ड कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि क्रॉस कपल्ड कनेक्शन अगर होगा तो ही कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, क्रॉस कपल्ड का मतलब क्या है कि इसका आउटपुट इसके इनपुट में, इसका आउटपुट इसके इनपुट में, इट इज सम टाइप ऑफ क्रॉस कपलिंग ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। ठीक है, तो यहां पर दो इनपुट्स हैं, टू इनपुट्स आर अवेलेबल। एक इनपुट क्या है आर और एक है एस। इस आर को हम बोलते हैं रीसेट, इस एस को हम बोलते हैं सेट। क्रॉस कपल्ड कनेक्शंस फ्रॉम आउटपुट ऑफ one gate to input of other gate constitutes a feedback path. ठीक, and there is no clock pulse signal here। क्या आपको यहाँ पे कोई क्या एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल दिख रहा है? So it is a asynchronous sequential circuit। बात सभी को समझ में आ रही है सर? इसीलिए तो इसको हम एसआर फ्लिप फ्लॉप नहीं बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एसआर लैच बोल रहे हैं। इट इज ए एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। चलिए सर, इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनती है? पहले मैं आप लोग को ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज, किस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन होती है। तो सर देयर आर टू इनपुट्स एस आर, देयर आर टू आउटपुट्स क्यू क्यू आर। अगर एस आर की वैल्यू 0 0 है, चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां पर आउटपुट, अभी तो आप लोग नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देता हूं। इट इज इन प्रीवियस स्टेट। अगर Q है तो ये 0 1 होगा। अगर ये S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1 है तो ये 0 1 होगा, S की वैल्यू 1 है तो ये 1 0 होगा, एंड दिस इज इनवैलिड स्टेट। अब ये कैसे निकल के आया, ये क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, मैं सब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आप लोग को जरूरत नहीं है। जस्ट बेटा वेट अ मिनट, और ऐसे तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे कि सर ये जो ट्रुथ टेबल बनती है बेसिकली, सर अगर एस की देखो, एस ये दो आपके जो एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं, अब इन चार इनपुट्स पे मेरी बात सभी को क्लियर आ रही है? मेरी बात सभी को क्लियर आ रही है? यस सर। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या है कि ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 1 0 1 1। तो एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 होती है तो ये अपने प्रीवियस स्टोर को मेंटेन करेगा। ये कैसे करेगा मैं आपको भी बताता हूँ। अगर एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 है तो देखो ध्यान से, याद करने का मैंने तरीका बता रहा हूँ। आर इज फॉर रीसेट। आप जरा बताओ रीसेट का मतलब क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा? रीसेट का मतलब तो 0 होगा, 1 तो नहीं होगा, है ना? तो अगर रीसेट की आपने इनपुट दिया है तो बेसिकली ये आपके आउटपुट को 0 कर देगा। अब आउटपुट अगर Q को 0 कर दिया इसने तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। अगर आपने सेट को 1 किया है और रीसेट को 0 किया है, अगर आपने सेट को 1 किया तो सेट का मतलब क्या होता है? वैल्यू 1। तो मतलब आपके आउटपुट को ये 1 कर देगा और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देगा? 0। अगर दोनों को 1 कर देगा तो कौन सी स्टेट मिलेगी? इनवैलिड। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिल सकता। वो कैसे आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले नॉर गेट की ट्रुथ टेबल आप लोग को याद है? व्हाट इज द टेबल ऑफ नॉर गेट? AB, और दिस इज माय आउटपुट।
0 0 0 1 1 0 1 1, ये और गेट का एक्चुअली अपोजिट होता है नॉर गेट, तो यहाँ पर 1 होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, ये 0 होगा। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, तो मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं कि मेरे मेमोरी एलिमेंट के अंदर पहले से कोई एक वैल्यू स्टोर है जिसकी वैल्यू है q की वैल्यू 1 और qr की वैल्यू 0। ठीक है, मेरे पास एक मेमोरी एलिमेंट है SR लैच है जिसके अंदर पहले से वैल्यू तो स्टोर है, उसमें q की वैल्यू 1 है, qr की वैल्यू 0 है। अब देखो ध्यान से सभी लोग, सर आपने ये माना कि q की वैल्यू तो है 1 और qr की वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये कहां पे आएगा, यहां पर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, और ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ 1 पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं r की वैल्यू को 0 रखता हूं, देखो चलो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं r की वैल्यू को 0 रखता हूं तो 0 0 का आउटपुट क्या मिलेगा, 1। और s की वैल्यू को भी मैं 0 रखता हूं तो 0 1 की वैल्यू को क्या मिलेगा, 0 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो पहले वाली जो स्टेज थी q इक्वल टू 1 और qr इक्वल टू 0, वही आपको मिल रही है। सभी लोग फिर से ध्यान से देखो कि मैंने सर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैंने माना कि q की वैल्यू 1 थी और qr की वैल्यू 0 थी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे इन सारे इनपुट से क्या क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि अगर q की वैल्यू मैंने ये q की वैल्यू 1 मानी तो qr की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये 0 कहां जा रहा है, इसके इनपुट में जा रहा है। तो अगर r भी 0 और मैंने दोनों इनपुट पर क्या दे रहा हूं, r इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि मुझे नॉर गेट की ट्रुथ टेबल मुझे याद है, अगर दोनों इनपुट होती है तो वैल्यू क्या आती है, 1। और अगर तो आपने 0 ली हुई है, लेकिन ये वाला जो फीडबैक आ रहा है ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको आउटपुट की वैल्यू में क्या मिलेगी, 0। तो मतलब t इक्वल टू 0 सेकंड पे जो वैल्यू थी वो q इक्वल टू 1 qr इक्वल टू 0 थी, लेकिन उसके बाद अगर आप r की वैल्यू 0 और s की वैल्यू आप 0 देते हो तो ये जो वैल्यू थी ये ऑलरेडी मेंटेन्ड रहेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 0, तो ये अपने प्रीवियस स्टेट पर रहेगा, तो ये अपने प्रीवियस स्टेट पर रहेगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज सभी को क्लियर है? कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताओ, अगर ये चीज नहीं क्लियर तो मैं फिर से बताऊंगा कि s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0 है तो वो अपने प्रीवियस स्टेज पे मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ प्रबल, क्या हुआ, ये समझ सर में आ एक गया और ना? बार समझा दीजिए सर, थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही थी। ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार और बताता हूँ, सभी को ध्यान से देखो कि मैंने ये माना, मैं एक्चुअली ये चेक करना चाहता हूँ कि देखो, मैं 2 सेकंड्स मान लेता हूँ, t इक्वल टू 0 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड। मैंने माना कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे q की वैल्यू 1 है और qr की वैल्यू 0 है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे पहले से मेरे फ्लिप फ्लॉप में ये q की वैल्यू 1 है और qr की वैल्यू 0 है। अब मैंने t इक्वल टू 1 सेकंड पे s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0, तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, अगर s की वैल्यू 0 r की वैल्यू जो प्रीवियस स्टेट मिलनी चाहिए, तो पहले से है वही मुझे मिलना चाहिए। मतलब मुझे एक्चुअली यहाँ क्या मिलना चाहिए, q की वैल्यू 1 और qr की वैल्यू 0, ये मिलना चाहिए मुझे। क्या मिल रहा है ये देख लेते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे qr की वैल्यू क्या थी, 0, q इक्वल टू 1। अब आपने r की वैल्यू 0 करी, तो ये वाला जो आउटपुट है ये कहां जाएगा, इसके इनपुट में जाएगा, तो यहाँ पे 0 और r की वैल्यू 0, तो 0 0 से मुझे आउटपुट नॉर का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। q की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 1 थी, ये 1 यहाँ पर आया, ये 1 यहाँ पर आया, तो s की वैल्यू 0 और q की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 0 से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये दोनों ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा पहले ये होगा, दोनों एक ही स्टेज पे है तो दोनों पैरेलल होंगे। ये चीज सभी को क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब अगर मैं s की वैल्यू 0 को और r की वैल्यू 0 को रखता हूं तो मुझे वही आउटपुट मिलता है जो पहले से वहां प्रेजेंट था। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 0 करने से मुझे प्रीवियस स्टेट मिलेगी। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? कमेंट सेक्शन बताओ। यस सर। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा? और बाकी लोग बताओ। ओके, नियति इज दिस क्लियर बेटा? अब ये चीज क्लियर है? मैंने एक बार और बता दिया है, ये चीज क्लियर है या फिर से एक बार मैं और बताऊं? सर आर सेट वाला बता दीजिए, आर सेट और सेट। कौन सा वाला? क्या विकास समझ में नहीं आ रहा, फिर से सर बैठिए। सेट आर सेट वाला जो ट्रिक आप बता रहे थे। वो याद करने वाला यस सर। बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा। पहले ये बताओ, s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 0 जो प्रीवियस स्टेट मिलेगा, ये चीज सभी को क्लियर हो गई? ठीक, चलो अब ये दूसरा वाला हम देखेंगे, s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 1। देखो ध्यान से, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, जिसे कंफ्यूज ना कर रही है। ठीक,
अब दूसरी कंडीशन मैंने मानी कि आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0, ये दूसरी कंडीशन है ना, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1। अब देखो ध्यान से, तुम सभी लोग देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर कि सर अगर आर की वैल्यू 1 है तो तुम इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखो कि सर नॉर गेट का अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए, नॉर गेट का कोई भी बेटा अगर एक इनपुट 1 हो जाए तो सर यहाँ पर चाहे कुछ भी बना रहे हैं, आउटपुट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। मतलब ये कि अगर आर की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, अब इस यहाँ से फीडबैक में चाहे कुछ भी आता रहे, क्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि सर अगर आर की वैल्यू एक बार 1 हो गई, फिर यहाँ से कुछ भी आता रहे, यहाँ से क्यू बार से कुछ भी आता रहे, क्योंकि एक भी इनपुट अगर नॉर गेट का 1 हो जाता है तो आउटपुट की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। तो ये तो सर हमेशा मुझे क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब इस यहाँ पर एस की वैल्यू को तुमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो ये क्यू 0 और एस इक्वल टू 0, ये फीडबैक में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एस की वैल्यू 0 यहाँ प्रेजेंट है, तो 0 0 से आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी अगर देखो मैं तुम्हें बताऊं समझने के लिए, एक आउटपुट का देखा करो तो दूसरा उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आर की वैल्यू 1 करने से ये अगर 0 हो गया तो मुझे समझ में आ जाएगा क्यू आर की वैल्यू क्या होनी है 1 में। तो देखो यहाँ से ध्यान से, अगर आर की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसका मतलब क्या है, देखो आर क्या होता है, रीसेट होता है, और रीसेट की वैल्यू क्या होती है, तुम जानते हो किसी भी चीज का रीसेट करने का मतलब क्या होता है कि भैया उसके हम आपसे सर्किट को हमने पूरा रीसेट कर दिया, तो बिल्कुल इसकी इनिशियल स्टेट में ले आए। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है, इसको बिल्कुल 0 पर ले आए। रीसेट का मतलब ये है, याद करने का तरीका, कि आप आउटपुट को 0 कर रहे हो, तो आउटपुट की वैल्यू देखो 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। ये चीज सभी को क्लियर है या नहीं है बेटा, ये सेकंड वाला इनपुट कॉम्बिनेशन सभी को क्लियर हो गया, यस सेकंड, ओके। बाकी सारे बच्चों को ओके, यस सर। ठीक है। कमेंट सेक्शन बेटा सब लोग बता दिया करो, चलो ठीक है। अब अगेन हम देखेंगे एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0। एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू मैं 0 देखूंगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर, पहले इसको मैं रेज कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0। सर अगर एस आपने यहाँ पर 1 कर दिया तो आपको नॉर गेट से ये पता है कि सर अगर एक भी इनपुट नॉर गेट का 1 हो गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फीडबैक केम फ्रॉम क्यू, द सेकंड नॉर गेट आउटपुट, ये नॉर गेट क्या है, सेकंड है, इस नॉर सेकंड गेट का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो क्यू आर की वैल्यू तो 100% 0 होनी, क्योंकि एस की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एक इसका इनपुट क्या हो गया, 1 हो गया। फिर चाहे यहाँ से कुछ भी आता रहे, इसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। इसी तरीके से आर की वैल्यू आपने 0 ली और यहाँ से फीडबैक क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, 0 0 होकर ये क्या बनेगी, क्यू इक्वल टू 1 बन जाएगी। इसी तरह देखो क्यू की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू 0 है। याद करने का तरीका क्या है, सेट को तुमने 1 किया है तो तुमने सेट कर दिया अपने इस सर्किट को, तो सेट अगर तुमने 1 कर दिया तो तुम्हें पता है आउटपुट की वैल्यू तुम्हें क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ठीक है, ये वाला सभी को लॉजिक समझ में आ गया, ये वाली चीज सभी को क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन बताओ सभी लोग, ये वाला एस की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 0 सभी को समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक, ओके। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला सभी लोग ध्यान से देखना। सर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1, मतलब इस सर्किट में, मैंने आर की वैल्यू को भी 1 कर दिया और एस की वैल्यू को भी 1 कर दिया। तो अब तुम ध्यान से देखो सभी लोग कि सर अगर मैंने सेट की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फीडबैक केम फ्रॉम क्यू, दिस वुड ऑलवेज बी 0, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे भी देखो नॉर गेट 1, देखो यहाँ पे अगर मैंने आर की वैल्यू को 1 कर दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फीडबैक केम फ्रॉम क्यू बार, इट इज ऑलवेज 0। बात सभी को समझ में आ रही है कि सर अगर नॉर गेट का एक आउटपुट 1 हो गया, चाहे वो R1 हो जाए चाहे वो S1 हो जाए, तो आउटपुट तो हमेशा क्या निकल के आने वाला है, 0 निकल के आने वाला है, Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। बट सर हमने जो ज्योमेट्री बनाने की कोशिश की थी, हमने ये कहा था कि हमारे दो आउटपुट रहेंगे, एक Q रहेगा एक QR रहेगा। तो क्या Q का और QR का आउटपुट कभी सेम हो सकता है, मतलब हम जो डिजाइन करना चाहते हैं क्या उसमें Q और QR कभी सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर Q और QR सेम आ जाएंगे तो ये तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं ना। तो क्योंकि Q की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो QR क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, Q की वैल्यू अगर 1 रखें तो QR की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ये Q और QR दोनों ही क्या आ रहा है, दोनों ही 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है।
तो सर ये इनपुट से हमारा जो ज्योमेट्री हम डिजाइन करना चाहते हैं वो डिजाइन नहीं हो पाएगा, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस इनपुट कॉम्बिनेशन को मेरे इस सर्किट में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 के लिए इसको क्या कह रहा हूं, इनवैलिड स्टेट कह रहा हूं। ये चीज सभी को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? पहले मुझे ये बता दो। ये सभी क्लियर है? ओके, कमेंट सेक्शन सभी लोग मुझे बताओ बेटा, जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग ये बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे बताओ, तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब तुम देखो ध्यान से कि सर क्या ये मेमोरी एलिमेंट है? बिल्कुल है बेटा। ये इसलिए है कि मेरे चीज में अगर कोई वैल्यू पहले से स्टोर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा एक एसआर लैच है और यहाँ पर मैंने वैल्यू 0 स्टोर करके रखी, तो ये क्यू बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज क्यू बार। अब मैं इसकी यहाँ पर कोई भी इनपुट 0 0 का मतलब क्या होता है, जैसे दोनों को मैं ग्राउंड से कनेक्टेड करके रखूं दोनों इनपुट को, तो तुम चाहे कितनी देर के लिए भी इनको 0 0 ये 0 0 बना के रखो, ये अपनी प्रीवियस स्टेज पे मेंटेन रहेंगे, ये उसको चेंज ही नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है, अगर किसी का आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है और लंबे समय तक जब तक कि आप इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हो उसी जगह पे स्टोर रख के रखा हुआ है, तो मेमोरी का मतलब ही तो यही होता है ना, कि मैं अगर किसी डिवाइस की चीज को चेंज नहीं कर रहा हूं और वो उसका आउटपुट अपने स्टेट में मेंटेन रहे, तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए मेमोरी एलिमेंट। तो इस तरीके से किसी भी एक डिजिटल मेमोरी एलिमेंट के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराने का तरीका ये होता है, ये सबसे बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये बेटा ट्रुथ टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसआर लैच के लिए। सर ये बात, हाँ तो बेटा डाउट पूछो। तो प्रीवियस स्टेट वाला सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बता देता हूँ बेटा, दिस ट्रुथ टेबल इज फॉर यूजिंग नॉर गेट। ये वाला जो ट्रुथ टेबल है ये नॉर गेट के लिए है, लैच के लिए। ठीक है, अभी हम नेट से भी देखेंगे। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम सबसे पहले नॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखो। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल में तुम ये देखो कि अगर एटलीस्ट 1, अगर इनपुट की वैल्यू 1 हो गई, अगर इनमें से किसी भी एक इनपुट की वैल्यू 1 हो गई या 2 की भी हो गई, आउटपुट विल ऑलवेज कम एट 0। अब तुम ध्यान से यहाँ देखो, मैं किस इनपुट कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ, एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 कर रहा हूँ। तो तुम ध्यान से यहाँ देखो कि एस की वैल्यू को 1 और आर की वैल्यू को मैं करता हूँ। अब देखो इस नॉर गेट के लिए अगर एक इनपुट की वैल्यू 1 हो गई तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, क्यू आर की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आने वाली है, 0। इस आर की वैल्यू को तुमने मतलब नॉर गेट जो 1 है इसके लिए तुमने अगर आर की वैल्यू एक इनपुट की वैल्यू को 1 कर दिया, उसके बाद चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आने वाली है, 0 निकल के आने वाली है। लेकिन हमने ये जो ये जो एसआर लैच डिजाइन किया था, हमने ये कहा था कि भाई इस लैच के अंदर 2 आउटपुट होंगे, एक नॉर्मल फॉर्म में होगा और एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। बट हम जो डिजाइन करना चाहते हैं, क्या वो यहाँ इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में डिजाइन हो पाएगा? नो, क्योंकि सर दोनों ही इनपुट इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो दोनों ही आउटपुट है, एक क्यू हो या फिर वो क्यू बार हो, इनकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आने वाली, इनकी वैल्यू हमेशा 0 निकल के आने वाली। क्यू भी 0 निकल के आने वाला है, क्यू बार भी 0 निकल के आने वाला है। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ ये इनवैलिड स्टेट है, ये इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसकी वैल्यू नहीं निकल, क्योंकि इसकी क्यू बार दोनों ही सेम आने वाले हैं। हाँ बेटा, प्रीवियस स्टेट वाला सर। प्रीवियस स्टेट वाला, Yes, प्रीवियस स्टेट वाला बेटा देखो ध्यान से देखो कि मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मैं एस की वैल्यू को 0 लेता हूँ और आर की वैल्यू को 0 लेता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल केस मान लिया, अब प्रीवियस स्टेट को लिए तुम्हें कोई ना कोई स्टेट तो मानना पड़ेगा ना। मैंने मान लिया भाई प्रीवियस स्टेट क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू आर की वैल्यू 1 है। अब तुम ध्यान से देखो कि आर की वैल्यू आपने 0 मानी है, तो फीडबैक क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। 0 1 का आउटपुट क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। इस वाले इनपुट के लिए एस की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इनका जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो देखो तुमने पहले अगर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 रखते हो, तो जो भी तुम्हारी स्टेट की पहले से वैल्यू है, जो भी तुम्हारे आउटपुट की पहले से वैल्यू है, वो ही वैल्यू आने वाले स्टेट समय में मेंटेन रहेगी। और वो हमने एग्जांपल लेके क्या देख लिया, क्यू की वैल्यू 0 और क्यू आर की वैल्यू 1। तुम चाहो तो क्यू की वैल्यू 1 और क्यू आर की वैल्यू इक्वल टू 0। मैंने जो पहले केस लिया था उसमें क्यू की वैल्यू 1 और क्यू आर की वैल्यू 0 लेके मैंने एग्जांपल लिया था। तो दोनों ही केसेस में तुम लेके देखोगे, तुम ये देखोगे कि अगर मैं एस की वैल्यू आर की वैल्यू 0 रखता हूं, तो जो मुझे पहले से मिल रहा था क्यू और क्यू आर, वो आने वाले समय भी मुझे वही क्यू और क्यू आर मिलेगा। समझ में आया बेटा? Yes, समझ? ओके। तो ये जो एसआर लैच की जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, दिस इज फॉर यूजिंग नॉर गेट। अब मैं जो अगला एसआर लैच का डायग्राम बनाऊंगा, मैंने
बोला था कि दो तरीके से डायग्राम बनाया जा सकता है, एक नॉर्स बनाया जा सकता है और एक नेंड्स बनाया जा सकता है। अब मैं बनाऊंगा एसआर लैच यूजिंग NAND गेट। This is two NAND gates. This is my input S. This is my input R. ध्यान रखना ज्योमेट्री का एक बार ध्यान रखना, मैंने ऊपर यहाँ R लिया था, यहाँ S लिया था, यहाँ पर मैं S ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं R ले रहा हूँ। This is Q, this is QR, ठीक है, ठीक। This is क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, ठीक। अब इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। मैं आपको इसकी ट्रुथ टेबल लिखाऊंगा और इसका एक्सपेरिमेंट आप घर बैठ के करोगे। जैसे मैंने नॉर के लिए किया था वैसे ही आप NAND के लिए करोगे और देखोगे, वेरीफाई करोगे कि इज इट राइट और रॉन्ग। दिस इज इनवैलिड स्टेट, यहाँ पर Q की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर Q की वैल्यू 0, यहाँ पर वैल्यू 1 और दिस इज प्रीवियस स्टेट। इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है NAND गेट से SR लैच की, अभी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लैच के बारे में बात कर रहा हूं। SR लैच की जो ट्रुथ टेबल होती है यूजिंग NAND गेट, वो जस्ट अपोजिट होती है NOR गेट से। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या मिल रहा था? Is anyone asking any doubt? अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तब 0 होगा। अनुपम, ये नॉर के लिए बेटा पूछ रहे हो या फिर ये तुम डाउट NAND के लिए पूछ रहे हो? अनुपम बेटा NAND के लिए बोल रहा हूं सर, कि अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होगी तब 0 होगा। नो, अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो प्रीवियस स्टेट होगा, और प्रीवियस स्टेट में वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 0 और 1, ऐसा नहीं है। मैंने उसमें भी मैंने कोई 0 और 1 नहीं बोला था। मैंने अगर S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 है तो वो प्रीवियस स्टेट होगी। प्रीवियस स्टेट में चाहे Q की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे Q की वैल्यू 0 हो। चलो मैं अभी एक एग्जांपल लेके दिखा दूंगा, समझने की कोशिश करो। अब स्टेट्स की बातें हो रही हैं, अब बात 0 1 की नहीं हो रही। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं बोल दूंगा नहीं आउटपुट 0 होगा, आउटपुट 1 होगा। अगर S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0 अगर आपके नॉर गेट के लिए थी तो क्या मिलेगा आपको? आप ये नहीं कहोगे सर आप मुझे Q की वैल्यू 0 और QR की वैल्यू 1। नो, इट इज प्रीवियस स्टेट। वो तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था कि अगर Q की वैल्यू 1 है और QR की वैल्यू 0 है तो मुझे 1 0 मिलेगा। अगर 0 1 लिया है तो मुझे 0 1 मिलेगा। जो भी प्रीवियस स्टेट में होगा मुझे वही मिलेगा। ठीक है, तो NAND गेट के लिए नॉर गेट से जो ट्रुथ टेबल निकल के आएगी दैट इज कंप्लीटली इनवर्स। जो वहां 0 0 पे हो रहा था वो वहां 1 1 पे होगा, जो वहां पर 1 1 पे हो रहा था वो यहाँ पर 0 0 पे होगा। जो वहां S की वैल्यू 0 लेने से मुझे Q की वैल्यू 0 मिलती थी, S की वैल्यू 0 लेने से और R की वैल्यू 1 लेने से मुझे जो Q की वैल्यू, क्योंकि रीसेट को अगर मैं वहां पर 1 करता था तो मुझे वहां Q की वैल्यू 0 मिलती थी। यहाँ जस्ट अपोजिट होगा। रीसेट को अगर आप 1 करेंगे तो आपको सेट आपको मिलेगा, मतलब आपको Q की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर आप यहाँ रीसेट की वैल्यू को, आप सेट की वैल्यू को 1 करेंगे और R की वैल्यू को 0 करेंगे तो आपको Q की वैल्यू 0 मिलेगी। देख लेते हैं किस तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 को लेता हूँ, इसी को लेता हूँ समझाने के लिए। पहले NAND गेट की आप ट्रुथ टेबल बनाइए। AB अगर 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज आउटपुट। एंड का जस्ट अपोजिट होता है बेटा, तो ये सब जगह 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने S की वैल्यू को 1 कर दिया और R की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया, अब देखो ध्यान से सभी लोग, S की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया और R की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया, Q की वैल्यू को मैंने 0 माना है और QR को मैंने 1 माना है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर फीडबैक क्या आ रहा है? 1, यहाँ पर क्या है? 1। अगर ये 1 1 रहेगी तो वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे 0 मिलेगी। ठीक है, अगर NAND गेट की वैल्यू अगर 1 होती है और दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होती है तो मुझे आउटपुट की वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलती है। और मैंने अपने केस क्या बनाया? Q की वैल्यू 0, QR की वैल्यू 1। तो अगर QR की वैल्यू 1 यहाँ फीडबैक पे आ रही है, S की वैल्यू 1 भी है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
यहाँ मैंने 0 माना हुआ था, 0 जाएगा और r की वैल्यू 1 मिलेगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जो प्रीवियस स्टेट है मुझे वही तो मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इसकी q को वैल्यू 1 मान लेते हैं और qr को मैं क्या मान लेता हूँ, qr को मैं 0 मान लेता हूँ। तो देखो क्या यही स्टेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देख लेते हैं। सर s की वैल्यू आपने 1 माना, यहाँ पे 0 जाएगा तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। सर q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब ये कि s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, मतलब कि आप उसके बाद में जो भी आपके वैल्यू आपके आउटपुट स्टेट्स पे पहले से अवेलेबल थी, सिर्फ आपको वही स्टेट मिलने वाली है, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अब मैं s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 की ये वाला केस में, ये बीच वाले दो केस आपको घर जाके देखने हैं, ये पहले और चौथे केस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर मैं s की वैल्यू 0 मान लेता हूं और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखो, अभी ध्यान से सभी लोग देखो ध्यान से कि सर नैंड गेट की अगर मैं ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखूं तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर इनमें से कोई भी एक इनपुट की वैल्यू 0 हो गई, चाहे a की 0 हो जाए चाहे b की 0 हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू विल ऑलवेज गेट द आउटपुट हाई। मतलब आपको हमेशा आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। चाहे आपका a वाला इनपुट 0 हो जाए चाहे b वाला 0 हो जाए चाहे दोनों 0 हो जाए, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, आउटपुट है 1 मिलने वाला है। इस वाले केस में s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 के लिए आपने क्या किया, आपने ये किया कि इनके इस नैंड गेट के एक इनपुट को आपने 0 कर दिया, तो तुम चाहे कुछ भी लाख कोशिश कर लो, आउटपुट में तुम्हें हमेशा 1 मिलने वाला है। इसी तरीके से इस वाले नैंड गेट के लिए भी आपने क्या कर दिया, आपने जनरली क्या कर दिया, एक इनपुट को आपने 0 कर दिया, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कीवर्ड तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन मैं डिजाइन क्या करना चाहता था कि मुझे दो आउटपुट मिले, एक कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट मिले और एक नॉर्मल स्टेट मिले। लेकिन s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0 करूंगा तो क्या मुझे ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, नो सर। दोनों का स्टेट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, q भी सेम मिल रहा है, qr भी सेम मिल रहा है, मतलब q भी 1 मिल रहा है, qr भी 1 मिल रहा है। बेटा दिस इज नॉट ट्रू ना, मतलब ये तो ऐसे तो मेरा डिजाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि s की वैल्यू 0 और अगर r की वैल्यू 0 आएगा तो मुझे आउटपुट नहीं चेक करेगा, डायरेक्टली मुझे वो क्या बोलेगा कि दिस इज इनवैलिड स्टेट, मतलब आपने इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन लिया हुआ है इस SR लैच के लिए। और यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है SR फ्लिप फ्लॉप या SR लैच का, कि हम सारे इनपुट कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर पाते SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर या SR लैच के अंदर। तो इसीलिए हम फिर जाते हैं JK फ्लिप फ्लॉप में। इतनी बात सभी को समझ में आई, SR लैच का ये जो बेसिक मतलब ये ट्रुथ टेबल का सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ, यस और नो, कमेंट सेक्शन में सभी लोग। ठीक है, प्रीवियस स्टेट वाला सर नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा विकास, क्या दिक्कत आ रही है समझ में, नॉर्मल सर समझ में उसमें तो सर आउटपुट सर उसमें क्यू कभी 0 हो जा रहा है कभी 1 हो जा रहा है, तो सर वो चेंज तो हो रहा है, आप बोल रहे थे आउटपुट चेंज नहीं चेंज हो होगा। रहा है। करके देखो कॉपी पे एक बार, पहले करके देखो विकास। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम के लिए सब नैंड गेट के लिए ट्राई करो s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 के लिए, कि और एक इनपुट कॉम्बिनेशन मान लो q इक्वल टू 1 या qr इक्वल टू 0 या q इक्वल टू 0 या qr इक्वल टू 1, और फिर देखो चेंज होगा कि नहीं होगा। सभी लोग करके देखो एक बार, विकास एक बार ट्राई करो कॉपी पे। जब तक खुद से एक बार कोशिश नहीं करोगे तो थोड़ा एक बार खुद से क्लियर कर लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं बैठा हूँ, फिर से बताऊंगा एक बार। हाँ प्रबल, प्रीवियस स्टेट ही आएगी ना बेटा। चलो एक बार विकास जल्दी से बताओ, विकास गलत आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ एक बार। सर मेरे को उसमें डाउट है सर, जैसे कभी क्यू जो है 0 हो जा रहा है, कभी क्यू 1 हो जा रहा है, 1 1 रखने में, तो सर वो स्टेट तो चेंज हो रही है ना, मतलब 1 से 0 हो जा रहा है। देखो 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 मैं फिर से समझाता हूँ। देखो विकास, इसका मतलब प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने q की वैल्यू 0 मानी है और q की वैल्यू इक्वल टू 1 मानी है, t इक्वल टू qr की वैल्यू 1 मानी है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे, और t आने वाले फ्यूचर वाले इंस्टेंसेस पे अगर मुझे q की वैल्यू 0 और qr की वैल्यू 1 ही मिल रही है, यही वैल्यू सेम मुझे आने वाले समय पर रिपीट हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे प्रीवियस स्टेट मिल रही है। इतनी बात समझ में आई पहले विकास, पहले मुझे ये बताओ, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट?
यस सर, यस सर। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो मैंने ये वाला केस मान रहा हूँ और मैं उसका किसके लिए देख रहा हूँ, मैं इसके लिए q इक्वल टू s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूँ मैं। देखो देखिए ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने s की वैल्यू 1 मानी, r की वैल्यू मैंने 1 मानी, क्योंकि मुझे नैंड गेट के लिए प्रीवियस स्टेट कब मिलेगा, जब s की वैल्यू 1 r की वैल्यू 1 होगी। अब देखो ध्यान से कि सर आपने और ये, अब मैं ये t इक्वल टू 0 सेकंड के बाद देख रहा हूँ, t इक्वल टू 0 सेकंड पर तो मुझे क्या मिल रहा है, q की वैल्यू 0, q बार की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे पहले से 0 था, यहाँ पहले से क्या था 1 था। अब देखो ध्यान से, अब तुमने t इक्वल टू t इज ग्रेटर देन 0 के लिए तुमने इनपुट दिए s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1। अब देखो क्या होगा सर, जैसे ही आपने इनपुट की वैल्यू 1 दी तो इनपुट, इस नैंड गेट का कुछ ना कुछ आउटपुट चेंज होना चाहिए। तो देखो s की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ से फीडबैक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 और 1 के लिए आउटपुट की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आने वाले समय में इसकी वैल्यू, तो जब तक s की वैल्यू 1 रहेगी और यहाँ से फीडबैक में इसको 1 मिल रहा है तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी, ये वैल्यू क्या चेंज होगी, नो। यहाँ पे देखो इस वाले नैंड गेट पे क्या हो रहा है कि r की वैल्यू तुमने 1 कर दी और यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो इसकी वैल्यू जब तक ये 0 0 ये रहेगा तो आउटपुट पे 0 0 के लिए आउटपुट की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। मतलब t इज, ये तो t इक्वल टू 0 सेकंड का ये था, बट t इज ग्रेटर देन 0 के लिए जब तुमने s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 की तो भी तुमको q इक्वल टू 0 q बार इक्वल टू 1 मिल रहा है ना। बस ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई। अब तो क्लियर हो गया ना प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या है? यस सर, ओके। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके। तो बेटा ये बात सभी को एसआर लैच का समझ में आ गया, ठीक, ये चीज मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गई होगी। ऐसा कोई बेटा जिसको अभी कोई डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, मुझे कमेंट सेक्शन बताओ सभी को बेटा ये चीज क्लियर हो गई। ऐसा कोई चीज जिसको अभी तक कोई डाउट हो बेटा, अगर ये स्टार्टिंग वाली चीज क्लियर हो गई ना तो सारे फ्लिप फ्लॉप समझ में आ जाएंगी। इस तरह का ये जो रेसेट रीसेट प्रीवियस स्टेट और ये सब चीजें अगर क्लियर है तो फ्लिप फ्लॉप बहुत ही ईजी है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एसआर लैच का डायग्राम बना के दिखाया, अब मैं आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बना के दिखाऊंगा और आपको खुद समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिकली लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। देखो सभी लोग ध्यान से डायग्राम देखो, प्लॉट एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब मैं लैच नहीं बोल रहा हूं, अब मैं फ्लिप फ्लॉप बोल रहा हूं। डायग्राम देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं नॉर गेट का भी साथ में बनाऊंगा और साथ में ही मैं नैंड गेट का भी बनाऊंगा। दोनों के डायग्राम थोड़े डिफरेंट होंगे बट ट्रुथ टेबल दोनों की सेम रहेगी, तो ट्रुथ टेबल में आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज क्रॉस कपल्ड कनेक्शन ऑफ नॉर गेट्स। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा एंड गेट। डायरेक्टली पहले मैं यहाँ पे क्या बोलता था, मैं डायरेक्टली यह बोलता था कि दिस इज आर और दिस इज एस, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा एक एंड गेट और एक एंड गेट। तो यार थोड़ा सा ये ज्यादा अंदर हो गया ना, फिर यहाँ बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बस वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, यस ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट आएगा जो आपका पहले से था आर, ये जाएगा एस, और ये जो दोनों में जो सेम इनपुट जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज क्लॉक सिग्नल, ठीक है। दिस इज आउटपुट क्यू और दिस इज आउटपुट क्यू बार। अब देखो सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको सिक्वेंशियल, ये दिस इज सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। सब लोग ध्यान से देखो सर, अगर मैंने क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 0 कर दी, सब लोग ध्यान से देखो बिल्कुल एकदम, बिल्कुल अपने बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से, सर अगर मैंने क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 0 कर दी तो ये आर और एस चाहे कुछ भी बना रहे, दिस आर और एस कैन बी एनीथिंग, बट एंड गेट का अगर एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट विल ऑलवेज बी 0, आउटपुट विल ऑलवेज बी 0। तो सर अगर आउटपुट यहाँ पर अगर ये 0 0 आ रहा है तो आपको ये चीज ध्यान थी, सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान है कि अगर एसआर लैच, ये तो एक एसआर लैच ही है ना, इतना तो क्या एसआर लैच है, अगर क्लॉक सिग्नल नहीं लगाऊंगा तो ये क्या एसआर लैच है। इनके इनपुट पे, इनके आर और एस पे अगर वैल्यू 0 आती है तो सर कौन सी स्टेट मेंटेन रहती है, कमेंट सेक्शन से मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, अगर एसआर लैच के इनपुट पे, अगर एसआर लैच के इनपुट पे अगर 0 0 रहे, 0 0 रहे
तो मुझे आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट। तो मतलब ये है कि क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर आपने जीरो कर दी और ये आर और एस चाहे दुनिया में कुछ भी बने रहे, ये दोनों हमेशा क्या मिलेंगे, जीरो जीरो। और इनके जीरो जीरो रहने से ये क्यू और क्यू बार हमेशा क्या रहेगा, प्रीवियस स्टेट रहेगा। तो ध्यान करो, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि सर आउटपुट की वैल्यू उस सीक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट की वैल्यू सिर्फ तभी चेंज होगी जब क्लॉक सिग्नल एक पर्टिकुलर क्लॉक सिग्नल के बाद, तो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू उस टाइम पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो तभी मुझे यहाँ बेसिकली क्या मिलेगा, इसके आउटपुट की वैल्यू कुछ मिलेगी। अब देखो ध्यान से सभी लोग देखो कि अगर मैंने क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मैंने 1 कर दी, सब लोग ध्यान से देखना, अगर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मैंने 1 कर दी, तो देखो ध्यान से, अगर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मैंने 1 कर दी तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट जो उसके दूसरा इनपुट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 0 मिलेगा, आर की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ 1 मिलेगा। अगर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मैंने बंद कर दी तो एस की वैल्यू 0 होगी तो 0 मिलेगा, एस की वैल्यू 1 होगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब सर ये है कि क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर मैंने 1 करूंगा, अगर इस क्लॉक सिग्नल की वैल्यू को मैं 1 करूंगा, तभी ये मेरा जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये अपने नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म में वर्किंग करेगा। अगर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस, चाहे कुछ भी आर और एस बना रहे, मुझे हमेशा प्रीवियस स्टेट मिलेगा। तो मैं किस तरह से स्कीमा कर सकता हूं, देखो इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से बना सकता हूं। एक इनपुट होगा क्लॉक, एक होगा एस आर, और दो आउटपुट होंगे क्यू और क्यू बार। इसको मैं देखो n+1 और n+1 कर रहा हूं बाय, बिकॉज n है मेरा प्रेजेंट स्टेट और n+1 है मेरा नेक्स्ट स्टेट। दिस इज qn+1, दिस इज q बार n+1। अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो s और r चाहे कुछ भी बना रहे, मतलब डोंट केयर, s और r चाहे कुछ भी बना रहे, मुझे qn+1 की वैल्यू क्या मिलेगी, qn+1 बार की वैल्यू क्या मिलेगी, qn बार। ये क्या है, अगर qn+1 मेरा नेक्स्ट आउटपुट है तो qn क्या हो जाएगा, प्रेजेंट आउटपुट। तो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो चाहे एस आर की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, मुझे आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मिलेगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रीवियस स्टेट। ठीक है, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, एस आर की वैल्यू भी 0 रखता हूं, तो भी मुझे क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मिलेगा, qn मिलेगा कि qn बार मिलेगा। क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1, बाकी सारे केसेस में 1 1 ले रहा हूं, ये वैल्यू 0 1, ये वैल्यू 1 0, ये वैल्यू 1 1, तो मुझे मेरे नॉर्मल वर्किंग के फॉर्म में मिलेगा। अगर r की वैल्यू 1 है तो मुझे नॉर गेट से क्या मिलता है, 0, तो ये क्या होगा 1। अगर s की वैल्यू 1 है तो ये क्या मिलेगा, 1, और ये मिलेगा 0। और s की वैल्यू 1 और r1 की वैल्यू 1 है तो ये क्या मिलेगा, इनवैलिड स्टेट। तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज माय प्रीवियस स्टेट, दिस इज रीसेट स्टेट, दिस इज सेट स्टेट, और दिस इज अनयूज्ड स्टेट। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा, ये चीज सभी को क्लियर है, क्लॉक सिग्नल का वैल्यू सभी को समझ में आ रहा है। यस ओके ओके। नैंड गेट का डायग्राम थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखो। फ्लिप फ्लॉप के लिए नॉर गेट से और नैंड गेट से डायग्राम डिफरेंट होगा, बट ट्रुथ टेबल सेम होगी। आपको फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रुथ टेबल एसआर के लिए सेम ही याद करनी है। ट्रुथ टेबल डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है लैच के लिए, फ्लिप फ्लॉप के लिए डिफरेंट नहीं होती है। ये घर पे आज होमवर्क सभी लोगों का, ये जो फ्लिप फ्लॉप का मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये चीज करके देखना कि सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। चलो मैं बना रहा हूँ। This is R, this is S, this is Q, और this is QR. ठीक है, this is S, this is R, this is clock signal. और what is the difference between here? Sir, here these are NOR gates and these are AND gates, but here the all are NAND gates. ये सभी NAND गेट से बनाया गया है। तो सभी का होमवर्क आज ये है कि जिस ये जो ट्रुथ टेबल मैंने कहा ये सेम रहेगी,
मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ट्रुथ टेबल इज सेम और वेट अ मिनट, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है। ट्रुथ टेबल इज सेम फॉर NOR and NAND gates for SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्लिप फ्लॉप के लिए सेम रहेगी और लैच के लिए डिफरेंस रहेगी। तो होमवर्क ये है कि आप लोग सभी लोग, ये लोग नैंड गेट की जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से और इस ट्रुथ टेबल को चेक करोगे, वेरीफाई करोगे वेदर द सेम ट्रुथ टेबल इज कमिंग और अपोजिट, ये सभी लोग चेक करोगे। ठीक है, तो ये बात सभी को क्लियर होगी बेटा? आज की क्लास में सारी बातें, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज सभी को क्लियर होगी? आज हमने जो भी पढ़ा है वो चीज सभी को क्लियर है? यस। ओके, बाकी लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, जो हमने आज पढ़ा है ये एसआर लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने जो देखा है वो सभी को समझ में आया या नहीं आया? कमेंट सेक्शन सभी लोग बताओ। जो भी डाउट है बेटा, ये फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी चीज है कि जो भी आपका डाउट है, आज एक बार आप लोग घर पे जाके, मैं आपको नोट्स अभी आप लोग को मैं ये आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, एक बार पूरे नोट्स का रिवीजन करो, उसको ध्यान से देखो, और अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो अगली क्लास हमारी जब भी होगी, क्लास में सबसे पहले अपने प्रीवियस जो आपकी डाउट है पहले उसको क्लियर करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये फ्लिप फ्लॉप वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ट्रुथ टेबल हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको ट्रुथ टेबल आपकी जुबान पर आपको याद होनी चाहिए, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, लैच की ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसकी प्रॉपर एक नोट्स बनाओ अपनी कॉपी पर, सारे ट्रुथ टेबल सबके डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा लैच के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात अभी और करेंगे। अभी हमने इसकी नॉर्मल ट्रुथ टेबल बनाई है, हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी, एक एक्साइटेशन टेबल बनेगी और एक स्टेट डायग्राम बनेगा। वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके आने वाली क्लासेस में अपन देखेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, है ना। थोड़ा सा अभी क्लास अभी यार इरेगुलर हो रही है, थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू है, थोड़ा मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ अभी पिछले 3-4 दिन से, इसलिए हमारी क्लासेस थोड़ी इरेगुलर हुई है, बट मैं बहुत ही जल्दी मैं अपनी क्लासेस एक एक्स्ट्रा क्लासेस में ले लूंगा सैटरडे या जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है, तो उससे हम सारे जो भी हमारे जो हम थोड़ा पिछड़ गए हैं उन सब चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वी विल सी, है ना, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी दूसरा चीज मैं ये बोलना चाह रहा था आप लोगों की, जिन लोगों ने C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर की आप लोग की इस वर्कशॉप की है, मैंने एक आप लोग की जो C++ वाला व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर एक एक्सेल सीट आपको अपलोड हुई होगी, वहाँ सभी लोग अपने फादर्स नेम, जिनके वहाँ नाम है वो लोग अपने फादर्स नेम को एक बार वहाँ भर दें। ठीक है, एक्सेल देखना, वहाँ आपके नेम लिखा होगा, नेम के आगे फादर्स नेम लिख दें और अपने नेम की स्पेलिंग भी चेक कर लें, क्योंकि वही आप लोग के सर्टिफिकेट पे छपेगी, जो C++ का जो सर्टिफिकेट आएगा ना उस पर छपेगी। ये सब मैसेज उन लोगों के लिए है जो आपकी क्लास में से जिन लोगों ने C++ और डेटा स्ट्रक्चर की वर्कशॉप अटेंड की थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना। आने वाली क्लासेस में फिर हम लोग फिर से ये थैंक यू सर। ओके, गुड डे सर। गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।